नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम उपसर्ग टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उपसर्ग टॉपिक पर एक कक्षा हो चुकी है, आज दूसरे नंबर की कक्षा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो उपसर्ग में विद्यार्थियों हमने पढ़ लिया था, देखो उपसर्ग कौन कौन से होते हैं इस प्रकार से पढ़ रहे थे हम। तो एक तो उपसर्ग होते हैं साथियों तत्सम वाले उपसर्ग। कौन से? तत्सम वाले उपसर्ग होते हैं, यानी कि संस्कृत के उपसर्ग होते हैं और इनकी संख्या होती है 22। कितनी होती है? 22। और 22 के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद में हिंदी वाले उपसर्ग आते हैं। कौन से? हिंदी के। अब हिंदी में दो प्रकार के आ जाते हैं, एक तो जिनको हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? तद्भव उपसर्ग कहते हैं। और एक ऐसे संस्कृत के अव्यय जिनका हम हिंदी में उपसर्ग की भांति प्रयोग लेते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। और एक पढ़ते हैं हम विदेशी उपसर्गों के बारे में, लेकिन इनकी संख्या फिक्स नहीं है विद्यार्थी। तो इनकी संख्या फिक्स नहीं है, तो कौन कौन से होते हैं उसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। आगे देखिएगा, सबसे पहले नोट डाल के लिखा हुआ है, संस्कृत में कुछ अव्यय ऐसे हैं जो सार्थक शब्द के पहले जुड़कर उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, जो निम्न प्रकार आपके सामने। जैसे क्या है? अ का जो अर्थ लिया गया है वो अभाव या नकारात्मक रूप में, नेगेटिव रूप में लिया जाता है। जैसे अस्थिर, अक्षम्य, अवैतनिक, अजर, अप्रत्याशित और अव्यय, इन सब में अ उपसर्ग है। कौन सा विद्यार्थियों? अ उपसर्ग। इसी प्रकार एक और उपसर्ग होता है अन। कौन सा होता है? अन। न के नीचे हलंत आ रहा है विद्यार्थियों। एक अन आगे भी आएगा, जो जहां पर हम अनपढ़ पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सब लिख के बताया था आपको, अनपढ़। तो वहां पर अन है, वहां हलंत नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन इसमें हलंत है। तो अन का मतलब लिया गया अभाव रहित से। जैसे शब्द लिखा अनादि, क्या लिखा विद्यार्थियों? अनादि शब्द लिखा है, तो अनादि में अन उपसर्ग है अलंत वाला, और आदि शब्द में जुड़ा है। ठीक है। अनुदार, अनु प्लस अन प्लस उदार है। अनंत, अन प्लस अंत है। अनर्थ, अन प्लस अर्थ। अनंतर, अन प्लस अंतर। और अनासक्त, अन प्लस आसक्त शब्द बनेगा। इसी प्रकार विद्यार्थियों अंतर शब्द, देखिए विद्यार्थियों दो शब्द है, एक तो है अंतर जिसके नीचे हलंत लगा हुआ रहता है, एक होता है अंतर जिसके नीचे हलंत लगा हुआ नहीं है। जिसके नीचे अंतर जिसमें हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब तो होता है भीतर। क्या होता है विद्यार्थियों? भीतर। और इसका मतलब होता है बीच या मध्य, दो के मध्य। दो के मध्य की अगर कोई बात की जाती है, इसका मतलब होता है मध्य। क्या होता है विद्यार्थी? इसका मतलब मध्य होता है। ठीक है। तो देखिए, इस भीतर का मतलब होता है, इस अंतर का मतलब होता है भीतर। जैसे अंतरदशा, अंतरदृष्टि, या फिर अंतरात्मा, अंतःशोषण, अंतरपट, अंतर्नाद, अंतरराष्ट्रीय और अंतःकरण, इन सब में अंतर है, अलंत वाला अंतर, ये वाला अंतर है इनमें सब में। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, अब आने वाला अंतर पूरा। ये देखो अंतर, ये विद्यार्थी जो अंतर आया है, इसमें हलंत नहीं है, इसमें हलंत नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है? के बीच। और बल्कि ये जो आया है अंतर का मतलब क्या है? भीतर। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। इसका मतलब अंतरराज्यीय, अंतरजातीय, अंतरराष्ट्रीय, इस टाइप से लिखा हुआ है। और का या कु भी उपसर्ग होता है, इसका मतलब निकलता है बुरा। जैसे काजल, काजल यानी बुरा जल, का प्लस जल। कुपात्र, कु प्लस पात्र, कु प्लस बुद्धि, कु प्लस प्रबंध, कुप्रबंध, कु प्लस कर्म, कुकर्म, कु प्लस चक्र, कुचक्र, कु प्लस संग, कुसंग हो जाएगा। कु प्लस रूप, कुरूप हो जाएगा। का प्लस पुरुष, का पुरुष। का पुरुष के दो अर्थ निकलते हैं, कायर पुरुष भी कह सकते हो आप, या बुरा पुरुष को भी का पुरुष कह सकते हैं। का पथ, का का मतलब लिया गया बुरा, और पथ का मतलब रास्ता। जो बुरा रास्ता होता है उसको का पथ कहते हैं। कु प्लस लक्षण, कुलक्षण बन जाता है। इसी प्रकार अलम उपसर्ग होता है विद्यार्थी। कौन सा? अलम, मैक के नीचे अलंत आता है। तो अलम का मतलब लिया गया सुंदर से, जैसे अलमकरण, तो अलम प्लस करण हो जाएगा। अलमकार, अलम प्लस कार हो जाएगा। अलमकृत, अलम प्लस कृत हो जाएगा। चिर, चिर का जो अर्थ लिया गया बहुत, दीर्घ, अधिक। जैसे चिर स्थायी, जो लंबे समय तक स्थायी रहता है, उस दीर्घ समय तक स्थायी रहता है, उसको क्या बोलते हैं? चिर स्थायी बोलते हैं। चिरायु, चिर प्लस आयु, चिरजीवी, चिर प्लस जीवी, चिर प्लस जीवन, चिर प्लस जीवन, चिर यौवन, चिर प्लस यौवन, चिर प्लस परिचित, चिरकाल, इनमें सीधा सीधा चिर उपसर्ग दिख रहा है। अधः उपसर्ग होता है, अधः का मतलब होता है नीचे। अधोमुख, तो अधः प्लस मुख, जो मुख नीचे की तरफ झुका के रखते हैं उसको अधोमुख बोलते हैं। अधः पतन, अधः प्लस पतन हो जाएगा, अधः उपसर्ग होता है। अधो वायु, अधः प्लस वायु। अधः अधोगति, अधः प्लस गति। अधो वस्त्र, अधो वस्त्र का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों?
अधः वस्त्र, यानी नीचे के जो वस्त्र होते हैं उसको अधो वस्त्र कहते हैं। अधोलोक, अधः प्लस लोक, नीचे वाले लोक को अधोलोक कहते हैं। तिरय, तिरय का मतलब होता है तुच्छ, जैसे तिरोधान, तिरय प्लस दान, तिरस्कार, तिरय प्लस कार, तिरोभाव, तिरय प्लस भाव, तिरोहित, तिरय प्लस हित। आगे देखते हैं बही, बही के बाद में विसर्ग आ रहा है विद्यार्थियों इस प्रकार से, बही। तो बहिर्नाद, बहिष्कृत, बहिष्कार, बहिर्जान, बहिरंग, बहिर्क्षेत्र, इनमें सब में विसर्ग संधि का नियम काम कर रहा है। इसी प्रकार होता है पुनर, पुनर जो शब्द विद्यार्थी इसका मतलब होता है दोबारा, जैसे पुनरीक्षण, पुनर प्लस ईक्षण, पुनरुत्थान, पुनर प्लस उत्थान, पुनः प्राप्ति, पुनर इसमें उपसर्ग है, पुनरागमन, पुनर उपसर्ग है, पुनरावास, पुनर उपसर्ग है, पुनर्विवाह, पुनर उपसर्ग है, पुनरुद्धार, पुनर उपसर्ग है, और पुनर्मुद्रण, पुनर विद्यार्थियों यहां पर आना था इसको, पुनः मुद्रण, इस प्रकार से लिख लो, पुनर्मुद्रण, ठीक है। पुनर प्लस मुद्रण, प्राग ऐतिहासिक, प्राक उपसर्ग, प्राक मतलब पहले, और प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्रांग मुख, प्राक प्लस मुख, प्राक कथन, प्राक प्लस कथन हो जाएगा विद्यार्थियों। इसी प्रकार सत उपसर्ग भी होता है, सत का मतलब होता है अच्छा, सद्गुण, सदास्थे, सदुपदेश, सदाचार, सद्भाव, और सज्जन, सज्जन का होता है सत प्लस जन, क्या होता है विद्यार्थियों, सत उपसर्ग है और जन में जुड़ा हुआ है, सत, जन मतलब लोग, सत का मतलब अच्छा, जो अच्छे जन होते हैं, अच्छे लोग होते हैं उसको सज्जन बोलते हैं। पुरय, पुरय का मतलब होता है सामने या आगे, पुरोहित, पुरय प्लस हित, पुरस्कार, पुरय प्लस कार, और पुरस्चरण, पुरय प्लस चरण हो जाता है। आगे देखो विद्यार्थियों बही उपसर्ग, कौन सा, बही उपसर्ग, बही का अर्थ लिया गया है यहाँ पर बाहर से लिया गया है, ये विद्यार्थी वापस आ गए, ये रिपीट हो गई पीपीटी, अभी पढ़ाया मैंने आपको ये। आगे देखिएगा, अब ये तो हो गए संस्कृत के ऐसे अव्यय जिनको हम हिंदी में उपसर्ग की भांति प्रयुक्त लेते हैं। अब कुछ तद्भव उपसर्ग है, इनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अ उपसर्ग, अ का मतलब लिया गया है नहीं से, जैसे अकाज, अचूक, अबेर, अथा, अथक, अडिग, ठीक है, ये सब इनमें अ उपसर्ग है। इसी प्रकार अन उपसर्ग होता है, अन का मतलब लिया गया है बिना, जैसे अनसुना, अनपच, अनपढ़, अनहोनी, अनचाह, अनमोल, इन सब में अन उपसर्ग है। आगे देखते हैं अध, अध का मतलब होता है आधा, क्या होता है, आधा लिया गया, जैसे अध पका, अध कचरा, अध जला, सीधा सीधा दिख रहा है, अध खिला, अध मरा, इन सब में अध उपसर्ग आ रहा है। इसी प्रकार एक उपसर्ग होता है विद्यार्थी उन, उन का मतलब होता है एक कम, क्या होता है, एक कम, जैसे 19, तो उन प्लस ईस, ईस का मतलब होता है 20, 20 में जो एक कम होता है उसको बोलते हैं 19, तो उन उपसर्ग है यहाँ पर। 29 उन उपसर्ग है। 49, 50 का मतलब लिया गया 50 से एक कम 50, उसको बोलते हैं 49। 59 यानी 60 में एक कम, उसको 59 बोलते हैं, इनमें भी उन उपसर्ग है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार विद्यार्थियों औ उपसर्ग होता है, औ का मतलब होता है बुरा या नीचे, अवतार, अवघड़, अवसर, औडर या अवघट, अवगुण, ये सब में औ उपसर्ग है। और औ नहीं मिले तो कई बार इसकी जगह पर आप औ भी कर सकते हैं, औ हो तो राइट और औ नहीं हो तो फिर औ भी राइट हो जाता है। उ उपसर्ग, उ का मतलब लिया गया ऊपर या ऊंचा, जैसे उजड़ना, उलांगना, उचक्का, उछलना, उखड़ना। कै या कु का मतलब होता है बुरा, जैसे कपूत, कठोर, कुयो, कुपत, कुडंग, कुटेव, इनमें सब में कु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। एक में क भी जुड़ा, कपूत में क उपसर्ग है, यानी कि जो कपूत किसको कहते हैं, बुरा जो पुत्र होता है उसको कपूत कहते हैं। दू का मतलब लिया गया यहाँ पर बुरा या हीन, दू काल, बुरा काल, दुबला, जिसमें बल नहीं होता, बल की जो कमी होती है उसको दुबला बोलते हैं। नी, नी का मतलब लिया गया बिना या रहित, निपुता, निकम्मा, निधड़क, निहत्ता, ठीक है। पर, पर का मतलब लिया गया यहाँ पर दूसरा, जैसे पर दादा, पर दुख, पर पोता, पर सुख, यहाँ सब में पर उपसर्ग है। स का मतलब लिया गया सहित, सलोना, सहेली, सहित, सचेत, सदैव, समीत। मीत का मतलब लिया गया विद्यार्थी मित्र से, और स का मतलब सहित, मित्र के साथ होता है उसको समीत कहते हैं। सु का मतलब लिया गया अच्छा, सुगढ़, सुफल, सुजान, सुडोल, सुदेश, जो अच्छा देश है उसको सुदेश, ठीक है। इसी प्रकार विद्यार्थियों भर उपसर्ग है, कौन सा है, भर उपसर्ग है। भर यानी कि पूरा या भरा हुआ, भरसक, भरपूर, भरकम, भरपेट। बिन उपसर्ग का जो अर्थ लिया गया वो लिया गया बिना से, किससे लिया गया, बिना से, यानी कि बिन ब्याहा, बिन बुलाया, बिन जाने, बिन देखा, यानी कि ये सब में बिन उपसर्ग है। इसी प्रकार एक उपसर्ग होता है सम, सम का मतलब लिया गया समान से, समान मतलब समकोण, समकक्ष, समकालीन, समतल, समबाहु,
एक सम विद्यार्थियों संस्कृत का यानी कि तत्सम उपसर्ग में भी हमने सम पढ़ा है। जैसे वहां पर भी सम आया विद्यार्थियों, जैसे संस्कृत में हमने लिखा था, विद्यार्थियों संस्कृत होता है, संस्कृति शब्द होता है, उनमें सब में लिखा हमने दू। दू का मतलब लिया गया दो से, जैसे दू रंगा, दू गुना, दू मुखी, दू भाषिया, दू नाली, इनमें सब में दू उपसर्ग है। इसी प्रकार ती भी उपसर्ग होता है, ती का मतलब लिया गया तीन से, तिरंगा, तिपाई, तिमाही, तिराहा या तिगुना, इन सब में ती उपसर्ग है। जैसे चौ भी होता है विद्यार्थियों, चौ का मतलब होता है चार, चौपाई, चौरंगा, चौमासा या चौपाया, ये सब होते हैं। पच, पच का मतलब होता है पांच, पचकुटा, पचमढ़ी, पचमेल, पचरंगा, ये सब में पच उपसर्ग है। इनके अलावा विद्यार्थियों विदेशी भाषा के भी कुछ उपसर्ग है, ये कौन कौन से हैं उनको देखिएगा। जैसे ब, बा, ब या बा का मतलब होता है, देखिए लिखा हुआ ब और बा, बा का मतलब तो होता है शहीद, क्या होता है शहीद, और ब का मतलब भी क्या है शहीद। लेकिन जहां आ जाए बे, बे का मतलब होता है बिना, क्या होता है बिना, बे का मतलब क्या होता है बिना। जैसे ब और बा से बनने वाले शब्द ब खूबी यानी कि खूबी के साथ, ब दौलत, बा जाबता, ब शर्ते यानी कि शर्त के साथ, बतौर, ब दस्तूर, ब हैसियत, बा इज्जत, बा अदब, बा कायदा, बा मुलाहिजा, इन सब में विद्यार्थियों बा उपसर्ग है। कौन सा है बा उपसर्ग है। बे, बे का मतलब होता है रहित, बेदर्द, बेवजह, बेवफा, बेइज्जत, बेबुनियाद, बेईमान, बेहिसाब, बेरहम, बेखटके, बेजुबान, बेशक, बेखौफ, बेइंसाफी, इनमें सब में बे उपसर्ग है। इसी प्रकार एक उपसर्ग होता है विद्यार्थियों ला, कौन सा होता है ला, और ला का अर्थ भी लिया गया बिना से, किससे लिया गया बिना, लाचार, लाजवाब, लावारिस, लापरवाह, लापता, लाजवाब आ गया, ला इलाज, लाजिम, इन सब में ला उपसर्ग है। इसी प्रकार एक उपसर्ग होता है कम, कम का मतलब लिया गया न्यून या हीन से लिया गया है। जैसे कम उम्र, कम सीन, कम वक्त, कमजोर, कम अक्ल। दर उपसर्ग होता है विद्यार्थियों दर में, दर का जो अर्थ होता है में, जैसे दरमियान, दरअसल, दरखास्त, दरकिनार, दरकार, दर हकीकत, दरबार और दरवेश, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखो विद्यार्थियों एक उपसर्ग होता है ऐन, क्या होता है ऐन, ऐन का मतलब लिया गया यहाँ पर अर्थ लिया गया ठीक, यानी कि ऐन वक्त, बोलते हैं ठीक वक्त पे आ गया, ऐन वक्त पे आ गया, नहीं तो ये हो जाता मेरे साथ। ऐन जगह, ऐन इनायत, ऐन आदमी, ऐन मौका, इन समय विद्यार्थियों ऐन उपसर्ग है। इसी प्रकार एक उपसर्ग होता है अल, अल का मतलब होता है निश्चित, अल का अर्थ यहाँ पे किससे लिया गया निश्चित। अलविदा, क्या होता है अलविदा, मतलब कई बार बोलते हैं जैसे प्रेम प्रसंग होता है, जैसे ये माना कि काल्या और ये कालची, इन दोनों में माना कि किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद में काल्या कहता है आज गुस्से में बड़ा काल्या, काल्या बोल देता है जा डार्लिंग आज से तेरे को अलविदा। अलविदा का मतलब है परमानेंट तेरे को छोड़ दिया, अब तू स्वतंत्र, तू चाहे तो किसी गोरिया के साथ जा, चाहे तो किसी दूसरे काले को पकड़ ले, लेकिन इसको छोड़ दिया। देखिए ये सिर्फ समझाने का तरीका होता है, मेरा किसी विद्यार्थी को और किसी जीवन में किसी महिला और पुरुष को लेकर ऐसा कहना गलत है, लेकिन आप समझाने के लिए मैं बात बोल रहा हूं आपको, तो कोई बुरा मत मान जाना इस बात को लेके। हालांकि मैं क्लास में पढ़ाते हुए समय मजाक कम ही करता हूं, फिर भी कभी कभी जैसे करने की कोशिश करता हूं और उसमें फंसा मत देना आप लोग, ठीक है। आगे देखो बद, बद का मतलब होता है बुरा, बदनाम, बदकिस्मत, बदजात, बदनसीब, बदहजमी, बदमिजाज, बदचलन, बदबू और बदसुर। बद का मतलब होता है बुरा। जैसे अभी एक शब्द लिखा विद्यार्थियों बदबू, बू का मतलब होता है गंध, बू का मतलब क्या होता है गंध, बद का मतलब होता है बुरी, तो बुरी जो गंध है उसको क्या बोलते हैं बदबू। इसी प्रकार खुशबू, तो खुश उपसर्ग हो जाता है, ये आ गया खुशबू, यहाँ पर लिखा होगा खुशबू, इसमें नहीं लिखा, देख लेना आप, खुशबू कौन सा होता है खुशबू, यानी कि बू का मतलब गंध, खुश का मतलब अच्छी, तो खुश का अर्थ यहाँ पे किससे लिया गया अच्छा, पर्सन, श्रेष्ठ लिया गया। खुशनुमा, खुशहाल, खुश दिल, खुशखबरी, खुश मिजाज, खुश किस्मत, यानी कि कहते हैं खुश किस्मत है, अच्छी किस्मत वाला है। खुश खबरी, अच्छी जो खबर होती है उसको खुश खबरी कहते हैं, तो खुश उपसर्ग। एक उपसर्ग होता है विद्यार्थियों बिला, देखो उपसर्ग है बिला और इसका अर्थ निकलता है बिना, क्या निकलता है बिना अर्थ निकलता है, तो बिला उपसर्ग है, अर्थ निकल रहा है बिना, तो बिला कानून, बिला शर्त, बिला कसूर, बिला शक, बिला वजह, यानी कि बिना वजह, ठीक है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों गैर उपसर्ग, कौन सा गैर उपसर्ग। गैर का मतलब होता है रहित या भिन्न, जैसे गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कौम, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर मुमकिन, गैर वाजिब और गैर जरूरी, ये सारे शब्द गैर उपसर्ग से बने।
इसी प्रकार एक उपसर्ग होता है सर। सर उपसर्ग से जो सर का अर्थ लिया गया मुख्य, अच्छा या श्रेष्ठ, जैसे सरपंच, सरनाम, सरपंच, सरकार, सरदार, सरताज, ये सब सर। ना उपसर्ग होता है, ना का मतलब लिया गया नहीं या बिना से। नालायक, ना चीज, ना मुमकिन, ना खुश, ना मुराद, ना पाक, नाराज, ना बालिग, ना पसंद, ना काम, ना कारा, ना इंसाफ और ना दान। और एक होता है उपसर्ग हम। क्या होता है? हम उपसर्ग का जो अर्थ निकलता है साथ या समान। हम दम, हम वतन, हम उम्र, हम राह, हम राज, हम दर्द, हम जोली, हम सफर। ठीक है, ये तो हम उपसर्ग विद्यार्थियों। इसी प्रकार हर उपसर्ग होता है। हर का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि हर दम, हर वक्त, हर घड़ी, हर तरफ, हर रोज, हर एक, हर बार और हर कोई शब्द बनता है। आगे देखिए विद्यार्थियों, नेक शब्द होता है। नेक का अर्थ होता है भला। क्या होता है? भला, यानी कि नेक दिल, नेक राह, नेक नियत, ऐसे शब्द बनते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों कुछ मनाही, एक आवाज थोड़ा कट गया, मनाही कर लेना, या नकार द्योतक जो उपसर्ग है विद्यार्थियों, इनके बारे में लिखा हुआ है। उपसर्ग कौन कौन से हैं? एक तो अ, मैं इधर लिख देता हूं इनको, इधर कट रहे हैं थोड़े। एक तो विद्यार्थियों अ, अन और न पूरा वाला, इसमें हलंत नहीं है, ये न। ठीक है, इसके अलावा एक आ रहा औ, एक आ रहा ना, एक आ रहा नी, एक आ रहा निर। ठीक है, इसके अलावा एक आ रहा निश, एक आ रहा है वी। तो अन, अन, औ, ना, नी, निर, निश, वी, ये जो उपसर्ग लिखे हुए हैं या कट गए थोड़े, तो इनको हम कहते हैं मनाही वाले नकारात्मक या नेगेटिव उपसर्ग में काउंट करते हैं इनको। ठीक है, इसके अलावा विदेशी उपसर्गों में और भी है विद्यार्थी, जिनको अंग्रेजी के उपसर्ग कहते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग माना गया, विदेशी के अंतर्गत ही आते हैं ये लोग। ठीक है, जैसे हेड, हेड उपसर्ग से का अर्थ लिया गया प्रधान। हेड उपसर्ग से बनेगा हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड मिस्ट्रेस और हेड क्लर्क और हेड बॉय, इन सब में हेड उपसर्ग है। चीफ भी एक उपसर्ग होता है। चीफ का मतलब होता है प्रमुख, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर, सब में चीफ उपसर्ग है। सब, सब का मतलब होता है उप, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब स्टेशन, सब उपसर्ग इनमें। हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा, जैसे हाफ पैंट, हाफ माइंड, हाफ टाइम, हाफ टिकट, हाफ शर्ट, इनमें सब में हाफ मतलब उपसर्ग है। वाइस, वाइस का मतलब होता है उप, जैसे वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, इनमें सब में वाइस उपसर्ग है। जैसे डिप्टी, डिप्टी का मतलब होता है सहायक, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर। विद्यार्थियों ये इस प्रकार उपसर्ग, हमने सारे उपसर्ग पढ़ लिए हैं। कौन कौन से उपसर्गों के ऊपर चर्चा की हमने? सबसे पहले संस्कृत के जो 22 उपसर्ग होते हैं, यानी कि जिनको हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। कौन से तत्सम उपसर्ग कहते हैं, इनके ऊपर हमने पढ़ लिया। फिर जो संस्कृत के अव्यय थे, उनको हिंदी में उपसर्ग की बात यूज लेते हैं, उनको पढ़ लिया। और फिर पढ़ लिया हमने तद्भव उपसर्ग, यानी कि हिंदी के उपसर्ग इनको कहते हैं। और फिर पढ़ा हमने विदेशी उपसर्ग। कौन से? विदेशी उपसर्ग। विद्यार्थियों ये जितने आपको उदाहरण मैंने कराए हैं, इतने भी अगर कर लोगे तो जहां तक उम्मीद ये करता हूं एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू मित्रों।